नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अध्रुव अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए MED 04 यानी शैक्षिक तकनीकी के सबसे महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो आपको 75% से ज्यादा मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सेशन होने वाला है सुपर डुपर धमाकेदार। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। प्रश्न 1 है, सहयोगी या सहयोगात्मक अधिगम से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, ये सवाल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये दिसंबर 2018, 2021, 2023 और जून 2016, 2018 में भी पूछा गया है। मतलब है तो पक्का आएगा ही आएगा, इसे तो रट ही लेना है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि सहयोगात्मक अधिगम एक ऐसी शानदार प्रक्रिया है जहां स्टूडेंट्स छोटे छोटे ग्रुप्स में मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हुए सीखते हैं। इससे न सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं बल्कि टीम वर्क भी बढ़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, शिक्षण प्रतिमान में पद योजना सिंटैक्स का क्या अर्थ है? और देखो दोस्तों, ये सवाल भी कितनी बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 2018, 2019, 2015 और जून 2018, 2015 में। ये भी एक हॉट टॉपिक है, ध्यान से समझना। शिक्षण प्रतिमान में पद योजना का मतलब है टीचिंग एक्टिविटीज को एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना ताकि हम अपने स्पेसिफिक एजुकेशनल गोल्स को अचीव कर सकें। इसको आप ऐसे समझिए जैसे किसी भी काम को करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्लान होता है, ना बस वैसे ही। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। 2 शिक्षण कौशलों के नाम या उदाहरण लिखिए। ये भी एक बहुत ही कॉमन और जरूरी सवाल है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, जैसे दिसंबर 2018, 2017, 2020, 2021 और जून 2021 और जून 2018 में। दो मेन टीचिंग स्किल्स हैं। पहला उद्दीपन परिवर्तन, जिसे हम स्टिमुलस वेरिएशन भी कहते हैं। इसमें टीचर अलग अलग तरीकों से पढ़ाता है ताकि बच्चे बोर ना हों। और दूसरा है प्रश्न पूछना यानी आस्किंग क्वेश्चन। ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि बच्चे कितना सीख रहे हैं। अब देखते हैं प्रश्न 4, कार्यालय प्रबंधन में कंप्यूटर के 2 उपयोग लिखिए। ये सवाल भी दिसंबर 2018, 2022, 2021 और जून 2018 में पूछा गया है। आजकल तो बिना कंप्यूटर के कोई ऑफिस चलता ही नहीं है ना। ऑफिस मैनेजमेंट में कंप्यूटर के 2 बड़े इस्तेमाल हैं। पहला एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स को मैनेज करना और दूसरा फाइनेंशियल अकाउंट्स को तैयार करना। सोचो अगर ये सब हाथ से करना पड़े तो कितना मुश्किल होगा। प्रश्न 5 पर आते हैं, संप्रेषण के 3 प्रकारों के नाम लिखें। यह भी एक ऐसा सवाल है जो दिसंबर 2015, 2023 और जून 2016, 2015 में आया है। कम्युनिकेशन तो हर जगह जरूरी है। संप्रेषण के 3 मेन टाइप्स हैं। पहला अंतः वैयक्तिक संप्रेषण, मतलब जब हम खुद से बात करते हैं। दूसरा अंतर वैयक्तिक संप्रेषण, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं। और तीसरा लोक संप्रेषण यानी पब्लिक कम्युनिकेशन, जब हम बड़े ग्रुप को एड्रेस करते हैं। है ना आसान? दोस्तों, अगर आप भी अपने एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो देर किस बात की। इस पूरी सब्जेक्ट गाइड की PDF को अभी डाउनलोड करें। इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये गाइड आपकी तैयारी को 4 चांद लगा देगी, मैं गारंटी देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। ई लर्निंग की विशेषताएं लिखिए। ये सवाल भी जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2022, 2021 और जून 2024 में पूछा गया है। ई लर्निंग तो आज के समय की जरूरत है ना? ई लर्निंग की सबसे बड़ी खासियत है इसका लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी और मल्टीमीडिया का इस्तेमाल। इससे हमें कहीं से भी कभी भी अपनी स्पीड से सीखने की आजादी मिलती है ना कमाल की चीज। अब आता है प्रश्न 7, संकल्पना, प्रत्यय या संज्ञानात्मक मानचित्रण कॉन्सेप्ट मैपिंग से आप क्या समझते हैं? ये सवाल भी दिसंबर 2016, 2017, 2022 और जून 2019 में रिपीट हुआ है। कॉन्सेप्ट मैपिंग बहुत ही यूजफुल टूल है। संकल्पना मानचित्रण एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, यानी एक पिक्चर के जरिए हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज के बीच के लॉजिकल कनेक्शन को दिखाते हैं। इससे चीजें समझना और याद रखना बहुत आसान हो जाता है। चलिए प्रश्न 8 की ओर बढ़ते हैं। शैक्षिक तकनीकी को परिभाषित कीजिए। ये सवाल भी दिसंबर 2018, 2021 और जून 2018 में आया है।
ये तो आपके सब्जेक्ट का नाम ही है, तो इसका मतलब तो आपको पता होना ही चाहिए। शैक्षिक तकनीकी का मतलब है एजुकेशन में साइंटिफिक मेथड्स और टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करना। इससे हमारी लर्निंग प्रोसेस और भी ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बन जाती है ना? कमाल की बात। अब देखते हैं प्रश्न 9। श्रव्य दृश्य सामग्रियों की 2 विशेषताएं लिखिए। ये सवाल भी दिसंबर 2018, 2023 और जून 2018 में पूछा गया है। ऑडियो विजुअल एड्स तो हमारी पढ़ाई को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्रियां यानी ऑडियो विजुअल एड्स हमें कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने में हेल्प करती हैं और साथ ही सीखने की प्रक्रिया में क्लैरिटी लाती हैं। जब हम देखते और सुनते हैं तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आती हैं। चलिए प्रश्न 10 पर आते हैं। प्रणाली को परिभाषित करें। यह सवाल भी दिसंबर 2018, 2017 और जून 2018 में रिपीट हुआ है। सिस्टम क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। प्रणाली यानी सिस्टम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड या आपस में जुड़े हुए उद्देश्यों का एक ग्रुप होता है जो मिलकर एक कॉम्प्लेक्स यूनिट बनाते हैं। इसको आप ऐसे समझो जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंग मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। अब देखते हैं प्रश्न 11। 2 प्रकार के पुनर्बलनों के नाम लिखिए। ये सवाल भी दिसंबर 2022, 2023 और 2021 में पूछा गया है। रीइंफोर्समेंट तो बहुत जरूरी है ना। पुनर्बल यानी रीइंफोर्समेंट 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमें अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करता है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हमें कुछ गलत करने से रोकता है। चलिए प्रश्न 12 की ओर बढ़ते हैं। व्यवहार तकनीकी की मान्यताएं लिखिए। ये सवाल भी दिसंबर 2018, जून दिसंबर 2020 और दिसंबर 2021 में रिपीट हुआ है। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी की क्या मान्यताएं हैं जानना जरूरी है। व्यवहार तकनीकी की मान्यताओं के अनुसार टीचर का बिहेवियर ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल होना चाहिए। मतलब हम देख सकें कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है और उसे माप भी सकें ताकि टीचिंग को और बेहतर बनाया जा सके। अब देखते हैं प्रश्न 13। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को परिभाषित करें। ये सवाल भी दिसंबर 2016 और 2015 में आया है। ये साइकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं, एक लर्निंग प्रोसेस है। इसमें रीइंफोर्समेंट के जरिए किसी बिहेवियर को करने की पॉसिबिलिटी बढ़ाई जाती है जिससे वो बिहेवियर और मजबूत होता है। जैसे अगर आप अच्छा जवाब देते हैं तो आपको शाबाशी मिलती है और आप अगली बार भी अच्छा जवाब देने की कोशिश करते हैं। चलिए प्रश्न 14 पर आते हैं। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये सवाल भी दिसंबर 2016 और 2022 में पूछा गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत डेविड आसुबेल ने दिया था। ये सिद्धांत इस बात पर फोकस करता है कि इंफॉर्मेशन को कैसे इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट किया जाए ताकि स्टूडेंट्स उसे आसानी से समझ सकें और याद रख सकें। अब देखते हैं प्रश्न 15। संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं को लिखें। यह सवाल भी दिसंबर 2016 और 2022 में रिपीट हुआ है। पियाजे का सिद्धांत तो बहुत ही फेमस है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 मेन स्टेज हैं। पहली संवेगात्मक गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी पूर्व क्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इन सभी अवस्थाओं को अच्छे से समझ लेना। और मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ MEAD 04 ही नहीं, अल्द्रू एकेडमी आपके लिए MEAD के बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रीमियम गाइड्स लेकर आया है, जैसे MEAD 01, MEAD 02, MEAD 06 और ऐसे ही कई और। इन सभी गाइड्स के डाउनलोड लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए इन्हें जरूर चेकआउट करें। चलिए प्रश्न 16 पर आते हैं। सहयोग को परिभाषित कीजिए। ये सवाल भी दिसंबर 2016 और 2022 में रिपीट हुआ है। सहयोग तो हर जगह जरूरी है, चाहे वो पढ़ाई हो या जिंदगी। सहयोग यानी कोऑपरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां लोग या ग्रुप्स एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इससे सबकी सक्सेस पक्की होती है। टीम वर्क से ही तो बड़े बड़े काम होते हैं। अब देखते हैं प्रश्न 17। अनुदेशन प्रोग्राम के किन्हीं 2 प्रकारों को लिखें। ये सवाल भी दिसंबर 2016 और 2022 में पूछा गया है। इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स क्या होते हैं जानना जरूरी है। अनुदेशन प्रोग्राम के 2 मेन टाइप्स हैं।
पहला रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन और दूसरा शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। ये दोनों ही लर्निंग को स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ाते हैं। चलिए प्रश्न 18 की ओर बढ़ते हैं। साधिकारिता अधिगम से आप क्या समझते हैं? ये सवाल भी दिसंबर 2019 और जून 2017 में रिपीट हुआ है। मास्टरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही पावरफुल है। साधिकारिता अधिगम यानी मास्टरी लर्निंग एक ऐसा टीचिंग लर्निंग अप्रोच है जहां सही इंस्ट्रक्शन से हर स्टूडेंट सक्सेसफुली सीख सकता है। इसका मतलब है कि हर बच्चे को सीखने का मौका मिलना चाहिए अपनी गति से। अब देखते हैं प्रश्न 19। दो श्रव्य दृश्य सामग्रियों के उदाहरण लिखें। ये सवाल भी दिसंबर 2017 और जून 2019 में पूछा गया है। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। दो मेन ऑडियो विजुअल एड्स है, साउंड वाली फिल्म्स और वीडियो कैसेट्स। हालांकि आजकल वीडियो कैसेट्स कम यूज होते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरूरी है। ये दोनों ही टीचिंग में बहुत हेल्प करते हैं। और अब हमारे इस सेशन का आखिरी सवाल प्रश्न 20। सूक्ष्म शिक्षण के 5 पदों का नाम लिखें। यह सवाल भी दिसंबर 2015 और जून 2015 में रिपीट हुआ है। माइक्रो टीचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के 5 स्टेप्स हैं। पहला टीचिंग, दूसरा फीडबैक, तीसरा फिर से लेसन प्लान बनाना यानी रीप्लानिंग, चौथा फिर से पढ़ाना यानी रीटीचिंग और पांचवा फिर से फीडबैक लेना यानी रीफीडबैक। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो टीचर को बेहतर बनाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थे MED 04 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेगा। एग्जाम के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, वहां आपके लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।